नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? आज की डेट में 1 अप्रैल 2026 से इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट चेंज ही नहीं बल्कि पूरी तरह से रीबूट हो चुका है। 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह ले ली है 2025 के नए इनकम टैक्स एक्ट में। आपके फेवरेट सेक्शंस, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, पीजीबीबी से रिलेटेड हो या फिर कैपिटल गेन से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर आपका चहीता सेक्शन 80C जो टैक्स सेविंग की बात करता है, ये सब सेक्शन रीराइट हो चुके हैं और नए इनकम टैक्स में एक मेजर चेंजेस के साथ आपके सामने आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो बड़े बदलाव जो इनकम टैक्स एक्ट में हुए हैं, साथ में ही वो कंप्लायंस के मैटर जो हर इंडिविजुअल या हर टैक्स पेयर को पता होने चाहिए। मैं हूं सीए हेमंत गुप्ता एंड ये है आपका इनकम टैक्स ट्रांजिशन मैनुअल। कोई भी लॉ जब बहुत पुराना हो जाता है, स्पेशली इनकम टैक्स एक्ट जो लगभग 60-65 साल पुराना एक्ट है, तो उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जाती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, कोई लॉ रिपील किया जाता है, कोई सेक्शन रिपील किया जाता है, कोई नया लाया जाता है, कोई एक्सप्लेनेशन लाई जाती है। तो उसकी वजह से जो उस एक्ट का स्ट्रक्चर है वो भी हैपोजार्ड हो जाता है। तो उसमें एक स्ट्रक्चरली चेंज करने की हमें जरूरत होती है। जो एक्ट होता है वो अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एक नया एक्ट लेके आया गया जिसमें कोशिश की गई है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जाए, सेक्शंस को कम किया जाए और जितनी भी अमेंडमेंट्स आज के टाइम में मैटर करती है उनको कंसोलिडेट करके प्रॉपर सेक्शंस में लेके आया जाए। तो इसी सीरीज में जो सबसे पहले एक सिंप्लीफिकेशन की गई है वो टैक्स ईयर को लेके की गई है। आज से पहले क्या होता था, हम प्रीवियस ईयर की बात करते थे, असेसमेंट ईयर की बात करते थे, तो कंफ्यूजन होती थी कि प्रीवियस ईयर तो अलग हम साल की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर अलग साल की बात कर रहा है, लेकिन टैक्स पीरियड तो एक ही है, एक ही साल के बारे में बात कर रहे हैं, बट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर अलग अलग बात कर रहे हैं। तो एक नोवाइस टैक्स पेयर के माइंड में कंफ्यूजन रहती थी कि ये क्यों अलग अलग क्यों है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब सिर्फ हम टैक्स ईयर की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2026 से अगर मैं बात करूं तो पुराने एक्ट के हिसाब से क्या होता कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक इसको हम बोलते प्रीवियस ईयर और इसकी असेसमेंट होती असेसमेंट ईयर 2027 एंड 28 में। अब ये चीज हटा दी गई है, अब सिर्फ हम इसको बोलेंगे टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक का। तो जिस साल में हम इनकम अर्न करेंगे असेसमेंट भी उसी साल के रेफरेंस में होगी हमारी। तो ये कंफ्यूजन खत्म कर दी गई है। तो मैं जो सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा था, पुराने एक्ट में 800 से ज्यादा सेक्शन थे, उन्हें रिड्यूस करके लिटिल अबव 500 कर दिया गया है। जो रूल्स थे वो 500 से ऊपर रूल्स थे, उनको रिड्यूस करके 333 रूल्स कर दिया गया है। एंड स्पेशली जो इनकम टैक्स फॉर्म्स थे वो लगभग 400 फॉर्म्स थे, उन्हें रिड्यूस करके 200 से भी कम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की गई है जिससे कंप्लायंस बर्डन कम हो और लोगों को इनकम टैक्स एंड अपना कंप्लायंस बर्डन समझने के लिए लेसर इनकम टैक्स सेक्शन, रूल्स एंड फॉर्म्स से डील करना पड़े। फॉर्म्स का कंसोलिडेशन एंड चेंजेस तो हुई हैं, साथ ही उनके नंबर भी चेंज हो गए हैं। अब वो फॉर्म्स जो आप रूटीनली यूज करते थे, चाहे वो फॉर्म 16 हो सैलरी के टीडीएस का, 16A हो अदर देन सैलरी के टीडीएस का, फिर चाहे वो फॉर्म 15G और 15HE क्यों ना हो, इन सब फॉर्म्स को रीनंबर कर दिया गया है। जैसे फॉर्म 16 अब जाना जाएगा फॉर्म नंबर 130 के रूप में, फॉर्म 16A विल बी नाउ फॉर्म 131, 15G एंड 15H को रीनेम कर दिया गया है फॉर्म नंबर 121 एंड फॉर्म नंबर 12BV जो आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देते हैं जिसमें वो आपका HRA या आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपसे लेता है, वो हो गया फॉर्म नंबर 124 जिसमें आपको अपने एम्प्लॉयर को डिडक्शन देनी है ताकि आपका टैक्स एक प्रॉपर वे में कट सके। आगे चलते हुए मैं अगर टीडीएस की बात करूं तो टीडीएस की रिटर्न हम फाइल करते थे 26Q में, 27Q में, 24Q एंड 27EQ। तो इन सब फॉर्म्स को भी रीनेम कर दिया गया फ्रॉम 138, 140, 143 एंड 144। तो ये 4 फॉर्म्स हो गए हैं सीरियल में जिसमें आप अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे। फर्दर एक नया फॉर्म भी आया है फॉर्म नंबर 141। आपको ध्यान होगा कि आप अपना एक टीडीएस जमा कराते थे, जो कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उस पर टीडीएस जमा करा रहे हैं, आप जो हाउस रेंट दे रहे हैं उस पर टीडीएस जमा करा रहे हैं या क्रिप्टो रिलेटेड टीडीएस जमा करा रहे हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते थे टीडीएस जमा कराने के लिए। अब इन सबको कंसोलिडेट करके एक फॉर्म कर दिया गया विच इज फॉर्म नंबर 141। इसके थ्रू ही आप टीडीएस जमा कराएंगे। तो ये भी एक सिंप्लीफिकेशन होगी, आपको अलग अलग फॉर्म्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म में आप अपनी कंप्लायंस का बर्डन डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्दर विद रिलेशन टू चालान ऑल्सो, पहले हम सेक्शन कोड लिखते थे तो उसमें भी एक कॉस्मेटिक चेंज है। इंस्टेड ऑफ सेक्शन कोड अब उसमें एक न्यूमेरिक्स कोड आ गए हैं, तो हमें चालान फाइल करते हुए वो कोड ध्यान रखने हैं, वो कोड हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ सेक्शन कोड। अब मैं आपके फेवरेट सेक्शन 80C की बात करूं तो वो सेक्शन 1, 2, 3 हो गया है। घबराइए नहीं, वो सेक्शन खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका नाम 1, 2, 3 हो गया, दैट इज वो सेक्शन 123 बन गया है। सेक्शन वही है, डिडक्शंस वही मिलेंगी, बट उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया है। जो पहले सेक्शंस में डिटेल थी कि आपको किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट में सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगी, उसको उठा के एक नए शेड्यूल में डाल दिया गया है जो कि शेड्यूल 15 है, रोमन 15। वहां पे इसको अरेंज कर दिया गया एक प्रॉपर वे में सो दैट आप उसको रेफर करें सेक्शन 123 के साथ। आगे बढ़ते हुए मैं HRA के बारे में बात करना चाहूंगा।
एचआरए में दो मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे पहला मेजर चेंज ये है कि आप एचआरए के लिए डिक्लेरेशन देते थे जो फॉर्म 124 में जाएगी, पहले 12BB में जाती थी, अब 124 में जाएगी। उस डिक्लेरेशन में आप ये बताते हैं कि मैं किसको रेंट दे रहा हूँ। तो अगर साल का 1 लाख से ऊपर का ज्यादा का रेंट दे रहे हैं तो आप पहले को आपको सिर्फ पैन देना पड़ता था उसके अंदर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज ये आया है कि आपको रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड से। तो वो लोग जो लोग अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर को किसी को रेंट देते थे और एचआरए की डिडक्शन ले लेते थे, तो उनके लिए ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी बात है। ये क्या होता था कि पहले लोग जब डिडक्शन लेते थे तो बहुत से लोग पहले क्या करते थे, एचआरए की डिडक्शन लेने के लिए सिर्फ डिक्लेरेशन दे देते थे और एक्चुअल में रेंट पे नहीं करते थे। और अगर मान लो रेंट कभी कभार पे कर भी दिया अपने पेरेंट्स को तो उनके पेरेंट्स रिटर्न नहीं फाइल करते थे। अब क्योंकि आप यहाँ पे अपना रिलेशनशिप डिक्लेरेशन दे रहे हो 124 में, जो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे इनकम टैक्स वो कोरिलेट जरूर करेगा। और खास तौर से उन केसेस को जो आप अपने क्लोज रिलेटिव को रेंट दे रहे हो, तो वहां पे उसको एक स्क्रूटनी की नजर से देखा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि अगर हम अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव को रेंट दे रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपर तरीके से रेंट की पेमेंट करेंगे। अगर टीडीएस काटना बनता है तो टीडीएस भी काटेंगे उनका। एंड यू विल ऑल्सो मेक श्योर कि वो लोग अपनी रिटर्न डिक्लेयर करें जिसमें ये रेंटल इनकम जरूर आएगी, सो दैट ये सर्कल पूरा हो जाए, सो दैट फ्यूचर में कभी आपको इनकम टैक्स से किसी भी तरह का नोटिस आता है तो आपके पास आंसर पहले से तैयार है कि मैंने इनको रेंट दिया है और उन्होंने प्रॉपर डिक्लेयर किया है। रेंट देना मना नहीं है अपने रिलेटिव को, लेकिन उस रेंटल इनकम को सिर्फ टैक्स इवेजन के लिए यूज करें हम, तो वो गलत है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो नहीं होना चाहिए। दूसरा बड़ा चेंज, मैं अगर एचआरए के बारे में बात करूं तो पहले एचआरए आपको 50% डिडक्शन मिलती थी 4 सिटी में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब इन 4 शहरों के अलावा 4 और शहर ऐड कर दिए गए हैं जहां पे अगर आप रिजाइड करते हैं तो आपको एचआरए की डिडक्शन 50% मिलेगी इंस्टेड ऑफ 40%। तो ये 4 शहर हैं, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद एंड हैदराबाद। अब आगे बढ़ते हुए मैं अगर सैलरी अलाउंसेस के बारे में कुछ बात करूं तो आपको ध्यान होगा कि पहले एजुकेशन अलाउंस मिलता था 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिलता था, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलता था। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये 100 रुपीज से स्टेट अवे 3000 हो गया है पर मंथ, तो 30 टाइम्स ये बढ़ गया ये आपका। नंबर 2 मैं बात करूं हॉस्टल अलाउंस की, जो पहले 300 रुपए पर मंथ मिलता था, ये 300 से बढ़ के 9000 रुपए हो गया है। फर्दर आपको ऑफिस में जो फ्री मील्स मिलते थे उसकी लिमिट थी 50 रुपीज पर मील, वो लिमिट 50 रुपीज से बढ़ के 200 रुपीज हो गई है। एंड लास्टली मैं बात करूं अगर नॉन कैश फेस्टिवल गिफ्ट्स की, जो लिमिट पहले 5000 थी पर एनम की, वो लिमिट 5000 से बढ़ के 15000 हो गई है। तो अगर आपको ये सब अलाउंसेस अपने एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं तो आपकी सैलरी का नॉन टैक्सेबल पोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजीम वालों के लिए है। न्यू टैक्स रेजीम में जो भी फॉलो करेगा उनको ये सब डिडक्शंस वैसे ही नहीं मिल रही, चाहे वो लेसर रेट पे हो या हायर रेट पे हो। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब फर्दर मैं उन लोगों के लिए बात करूं जो 15G या 15H का फॉर्म जमा कराते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सो दैट उनका टीडीएस ना काटा जाए, तो उन्हें अब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 15G 15H का फॉर्म, जो कि अब फॉर्म नंबर 121 हो गया है, वो फॉर्म अब डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे ही जमा होगा। उनको अलग अलग अपने हर बैंक में जाके वो जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो एक ही बारी की कंप्लायंस में उनको ईज हो जाएगा। 15G 15H की जगह वो फाइल इंडिविजुअली हर बैंक में हर ब्रांच में जाके जमा कराने की बजाय एक ही फॉर्म से एक ही पोर्टल पे जाके वो उनकी कंप्लायंस का बर्डन डिस्चार्ज हो सकता है। अब दोस्तों कैपिटल गेन में मैं एक बात करना चाहूंगा। कैपिटल गेन में क्या होता था कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है तो बायबैक करने में क्या होता था कि जो वो बायबैक कर रही है तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो आपको डिविडेंड माना जाता था। तो एज वो इनकम जो आपको टैक्सेबल होती थी वो एज ए डिविडेंड टैक्सेबल होती थी उस केस में। अब उसको चेंज कर दिया गया, अब उसको बोला जा रहा है कि वो इनकम डिविडेंड नहीं होगी, वो इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन। तो एक तो ये मेजर चेंज है। अब इससे फायदा क्या होगा, डिविडेंड में तो जो आता था आप उस पर टैक्स देते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि वो कैपिटल गेन माना जाएगा तो कैपिटल गेन में नेचुरली अगर आपको कोई कैपिटल लॉस है तो उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं या ड्यूरिंग द ईयर कोई आप कैपिटल लॉस है आपके पास, तो उससे आप इसको सेट ऑफ करके अपना बर्डन कम कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी का। फर्दर जो आपका डिविडेंड होता था वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता था। आप अगर 30% की स्लैब में है तो आपको उस हिसाब से टैक्स दोगे। अब क्योंकि ये कैपिटल गेन है तो आपको पता है कि वो लेसर टैक्स रेट पे टैक्सेबल होता है, तो वहां पे भी आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो सकती है। तो ये आपके लिए एडवांटेजेस चेंज है इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, अब आगे चलते हुए मैं बात करना चाहता हूँ एनआरआई के रिलेशन में। आपको पता होगा कि अगर एनआरआई से हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते थे तो उसमें हमें टीडीएस काटना पड़ता है। अगर नॉन एनआरआई से खरीदें तो वो 1% वाली लायबिलिटी हमारा टीडीएस काटने की। एनआरआई से खरीदे तो हायर रेट पे टैक्स लगता है, लेकिन उसके साथ एक समस्या और आती है, आपको टैन लेना पड़ता है। दूसरी लायबिलिटी तो आप अपने पैन के बेसिस पे डिस्चार्ज कर सकते हो, तो एनआरआई वाली लायबिलिटी आप पैन के बेस पर डिस्चार्ज क्यों नहीं कर सकते। तो पहले लॉ ऐसा था कि आपको टैन लेना पड़ता था, आप टीडीएस काटते थे, फिर क्वार्टर में जब भी आपने टीडीएस काटा वो क्वार्टर खत्म होने के बाद अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते थे, तो एनआरआई को क्रेडिट मिलता था टैक्स का। अब इस यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया। अब एनआरआई से भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो टीडीएस तो कटेगा, लेकिन वो लायबिलिटी आप अपनी पैन के बेसिस पे डिस्चार्ज कर सकते हो और एनआरआई को क्रेडिट भी फटाफट मिल जाएगा। जैसे 26
क्यूबी के केस में उनको फटाफट क्रेडिट मिलता है नॉन एनआरआई को। अब इससे क्या होगा कि आपको टैन नहीं लेना, आपको अननेसेसरी मेल्स नहीं आएंगी डिपार्टमेंट से कि आपके पास टैन है और आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए टैन लिया है। तो वो कंप्लायंस बर्डन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ टैन के बेसिस भी कंप्लायंस कर देंगे। एनआरआई को भी फटाफट क्रेडिट दिख जाएगा कि मेरा टीडीएस कटा तो अभी मेरे पास आ गया क्रेडिट। टैन के केस में उसको में भी हो सकता है 2 से 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता था क्रेडिट के लिए, सिर्फ चालान के बेसिस पे ही भरोसा करके रखना पड़ता था कि नहीं मेरा टीडीएस कटा हुआ तो आ जाएगा ये। तो वो प्रोसेस भी फास्ट हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो चेंज है 1 अप्रैल 2026 से नहीं है बल्कि 1 अक्टूबर 2026 से एप्लीकेबल होगा ये चीज। उसके पहले पुराना सिस्टम ही चलेगा। टीडीएस एंड टीसीएस के रिलेशन में भी एक छोटा सा पॉइंट है कि पहले हमें फॉरेन एजुकेशन पे या मेडिकल एक्सपेंसेस पे या फिर फॉरेन घूमने भी जाना हो, टूर पैकेज हो, तो उस पर टीसीएस लगता था। तो वो पहले जो टीसीएस का रेट था 5% था एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस पे, वो 5 से घटा के 2% कर दिया गया। एंड सेम थिंग गोज फॉर फॉरेन ट्रेवल ऑल्सो। तो टूर पैकेज जो बुकिंग होगी वो टीसीएस भी 5% से रिड्यूस होकर 2% हो चुका है। आगे चलते मैं रिवाइज रिटर्न के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। रिवाइज रिटर्न आपको पहले पता था कि आप सिर्फ 31 दिसंबर तक ही उसको रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर 31 मार्च 2026 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तो रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं मैक्सिमम 31 दिसंबर 2026 तक। अब ये जो 9 महीने की लिमिट थी इसको भी बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर। तो अगले साल से जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2027 को खत्म होगा उसकी रिवाइज रिटर्न अगर आप किसी भी एरर या करेक्शन को इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2028 तक। तो 12 महीने का टाइम आपको उसमें मिला है। एंड लास्टली दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन था जो आप पे ये लाइबिलिटी कास्ट करता था कि जिस भी पर्सन का आपने टीडीएस काटना है आप ये देखो कि वो रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर है कि नहीं है। अगर फाइलर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ज्यादा रेट पे टीडीएस काटना होता था। तो ये अननेसेसरी एक कंप्लायंस बर्डन था लोगों के ऊपर। तो अब इस सेक्शन को डन अवे विद कर दिया गया। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप रूटीन में जो टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से आप टीडीएस काट सकते हो एंड यू कैन बी डन अवे विद योर कंप्लायंस बर्डन। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि नया इनकम टैक्स आया है तो इसमें जरूर ये एक्सपेक्टेशन रहेगी सबकी कि ईज ऑफ कंप्लायंस रहे, बट उसके बावजूद भी एक मुश्किल चॉइस है। वो मुश्किल चॉइस है ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, जो आज की डेट में भी है। तो बाय डिफॉल्ट तो न्यू टैक्स रिजीम में है हम सब, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो। बट इन दोनों में से कौन सी चूज करनी है या कौन सी आपको छोड़नी है ये आपको साल के स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। सैलरीड एम्प्लॉइज के केसेस में न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा कि आप इफेक्टिवली 12,75,000 अगर आप सैलरीड हो तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है आपको। तो आप वो लेने के बाद 12 लाख पे आ जाओगे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम में एचआरए का बेनिफिट नहीं है, जो एजुकेशन अलाउंसेस में इंक्रीमेंट हुआ उसका बेनिफिट नहीं है, बाकी अलाउंसेस के इंक्रीमेंट है उसका बेनिफिट नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में एचआरए का बेनिफिट है, बाकी अलाउंसेस में जो इंक्रीमेंट हुआ उसका बेनिफिट है, लेकिन टैक्स रेट आपको पुरानी स्लैब के हिसाब से लगेगा जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा हायर है। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिट विद योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिट विद योर टैक्स कंसल्टेंट, जो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपकी टैक्स कैलकुलेशन न्यू में ज्यादा आ रही है ओल्ड में ज्यादा आ रही है। तो उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज नहीं बल्कि पूरा का पूरा रीबूट हुआ है। तो एक छोटे से वीडियो में सारे चेंजेस को तो कंपाइल कर पाना मुश्किल है, बट ये कुछ ऐसे मेजर चेंजेस थे जो आपकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, तो वो मैंने कोशिश करी है कंपाइल करने की। इसके अलावा अगर आपको इन चेंजेस के रिलेटेड और डिटेल वीडियो चाहिए या कोई और ऐसे टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें हम चेंजेस न्यू या ओल्ड को आपस में कंपेयर कर सकें या न्यू चेंजेस को सेपरेटली टेकअप कर सकें, तो मुझे आप बताइएगा, मैं जरूर उस टॉपिक को कवर करूंगा। टिल देन, दिस इज CA अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।